हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को सॉल्व करना शुरू करते हैं, जिनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। समुद्रगुप्त पराक्रमांक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त क्रमादित्य। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन जो हमारा समुद्रगुप्त पराक्रमांक। अब समुद्रगुप्त जो है, आपने सुना होगा, गुप्त के शासनकाल में ये एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं और इन्होंने अपने पिता के द्वारा बढ़ाए गए साम्राज्य को इतने अधिक विस्तृत रूप से फैला दिया कि इनका चारों तरफ नाम हो गया। मतलब गुप्त काल के ये एक बहुत अच्छे शासक थे। तो गुप्त वंश के ये एक प्रतापी शासक थे और गुप्त वंश का ये एक महान योद्धा और कुशल सेनापति भी था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? इसी कारण से भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन कौन है या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो आप तुरंत बता देंगे समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये एक कुशल योद्धा था और कुशल सेनापति भी था। अपने मतलब सेना का खुद ही ख्याल रखता था। इसी कारण से इसे जो है क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। और जिसके दिग्विजय का उद्देश्य क्या था? जो भी था, इसका यह था कि मुझे चारों दिशाओं में जो है अपने यश को फैलाना है और चारों दिशाओं के जो क्षेत्र हैं उनको विजित करना, जीतना है। तो इनका जो ये उद्देश्य था दिग्विजय का, ये प्रयाग प्रशस्ति में उद्धृत किया गया है। और किस तरह से? उसमें लिखा है धरणी बंध। अब ये भी पूछा जाता है कि धरणी बंध किससे संबंधित है और किस प्रशस्ति में लिखा गया है या किसके लिए लिखा गया है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है, प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है। और धरणी बंध का मतलब है धरती को बांधना। मतलब ये पूरे धरती पर अपना कब्जा करना चाहते थे, ऐसा इनका उद्देश्य था और इनके उद्देश्य को प्रयाग प्रशस्ति में उत्कीर्ण किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं दूसरा हमारा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये भी जो है गुप्त वंश के क्या हैं? एक प्रतापी राजा रहे हैं, प्रतापी सम्राट रहे हैं। और इन्होंने क्या किया? देखिए, ये गुप्त साम्राज्य के बारे में अगर बात करें तो गुप्त साम्राज्य में जो सबसे पहले श्री गुप्त जी थे, जिन्होंने इसकी नींव डाली गुप्त वंश की। उसके बाद घटोत्कच उनके एक पुत्र हुए और फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद काच का कुछ थोड़ा सा शासनकाल कहीं देखने को इतिहास में मिल जाता है। और उसके बाद फिर जो प्रतापी सम्राट हुए वो हुए समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के पहले जो थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। तो काच का जो समय काल रहा है वो ऐसे ही रहा है, कोई बहुत ज्यादा इनके समय काल में कुछ हुआ नहीं। और ना ही ये जो है एक हिसाब से ये कार शासक थे और इन्होंने अपने काल में कुछ किया नहीं। तो समुद्रगुप्त जो है इनके बाद जब गद्दी पर बैठे तो इन्होंने चारों तरफ क्या किया? इन्होंने चारों तरफ जो है आर्यावर्त क्षेत्र को जीता। आर्यावर्त क्षेत्र के बाद इन्होंने दक्षिणापथ में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त किया और इसीलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा गया। ये भी आपने समझ लिया। लेकिन अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अगर बात है तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी क्या थे? इस वंश के एक प्रतापी शासक थे और एक सम्राट थे, जिन्होंने क्या किया? अपने राज्यकाल में चांदी के सिक्के चलवाए सबसे पहले इन्होंने। क्यों ऐसा हुआ? चांदी के सिक्के इन्होंने क्यों चलवाया? क्योंकि इन्होंने क्या किया? शकों पर विजय प्राप्त किया, शकों को हराया। जो पश्चिम भारत पर शक थे उनको हराकर उस पर अपना अधिकार कर लिया और
वहां क्या हुआ, शकों के राज्य काल में पहले से ही चांदी के सिक्के चलते थे, तो इन्होंने क्या किया, उसी वजन के और उसी आकृति के चांदी के सिक्के चलवाए, ताकि वो सिक्के और इनके द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे दोनों सेम हो जाएं और उनमें कोई अंतर ना रहे। तो शकों के भी जो सिक्के थे वो और इनके सिक्के दोनों सेम थे और दोनों जो है चलते थे इनके शासनकाल में। तो देखिए, शकों को जीतने के बाद इनके दिमाग में ये बात आई कि अगर वो सिक्के अलग हो जाते हैं, मेरे अलग हो जाते हैं, तो कम सही रहेगा। इससे अच्छा ये है कि उसी वजन के और उसी आकृति के सिक्के बनाए जाए। तो इन्होंने क्या किया, शकों को जब इन्होंने हराया तो उसके बाद शकों ने जिस प्रकार से चांदी के सिक्के अपने यहां अपने शासनकाल में चलाए थे, उसी तरह के चांदी के सिक्के इन्होंने चलवाए। तो सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों को चलाने का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। आगे बात अगर कुमारगुप्त की करें तो कुमारगुप्त जो है वो भी समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, और इनके बड़े पुत्र रामगुप्त थे और रामगुप्त के जो छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय थे, विक्रमादित्य जिनको कहा गया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का तो अभी मैंने आपको बताया ही। अब इनके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त का शासनकाल आया और कुमारगुप्त का शासनकाल लगभग 413 ईस्वी से 455 ईस्वी तक रहा। तो कुमारगुप्त जो है ये भी अपने शासनकाल में इन्होंने बहुत कुछ किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त का जो है शासनकाल रहा। और इनकी माता का नाम देखिए, परीक्षा में जो पूछा जाता है इससे संबंधित, कभी कभी इनकी माता का नाम पूछ लिया जाता है। इनकी माता का नाम ध्रुव देवी है। किसकी माता का नाम, कुमारगुप्त की माता का नाम ध्रुव देवी। और उनकी जो उपाधियां रही हैं इनसे संबंधित वो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इनकी उपाधियां रही हैं महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, अजित महेंद्र तथा सर्व, मतलब जो सबसे ज्यादा इनकी प्रमुख जो उपाधि थी वो थी महेंद्रादित्य। और इनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय, आपने सुना है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसके शासनकाल में, कुमारगुप्त के शासनकाल में। कौन सा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त भी जो है गुप्त वंश के प्रतापी सम्राट रहे हैं, प्रतापी शासक रहे हैं। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त जो है शासक बने और जो गुप्त वंश के अंतिम प्रतापी शासक थे। मतलब इनके बाद फिर कोई प्रतापी शासक नहीं हुआ गुप्त वंश में। तो स्कंदगुप्त जो है ये प्रतापी शासक थे, इनका यश फैला हुआ था, लेकिन ये गुप्त वंश के अंतिम प्रतापी शासक थे। और देवराज, विक्रमादित्य, क्रमादित्य आदि इनकी उपाधियां, जैसे आप देख रहे हैं स्कंदगुप्त क्रमादित्य लिखा हुआ है, तो विक्रमादित्य, क्रमादित्य और देवराज ये इनकी उपाधियां रही हैं। कहीं कहीं आपको विक्रमादित्य मिलेगा, कहीं क्रमादित्य मिलेगा, कहीं देवराज मिलेगा। तो ये तीनों भी आप जानते रहें, इनसे जो संबंधित जो इनकी उपाधियां हैं। इन्होंने क्या किया था, हूणों पर विजय प्राप्त की थी। इनसे जो संबंधित जो मुख्य प्रश्न जो बनेगा वो ये बनेगा कि हूणों पर विजय किसने प्राप्त की थी, तो स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है स्कंदगुप्त से संबंधित जानकारी। तो स्कंदगुप्त से संबंधित जो जानकारी है वो ये है कि हूणों पर इन्होंने विजय प्राप्त किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी अब करते हैं। सती प्रथा का सर्वप्रथम निम्न में से किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है। मतलब किस अभिलेख में सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख हमें मिला है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, एरण। एरण एक ऐसा अभिलेख रहा है एरण का जिसमें सती प्रथा के बारे में सबसे पहले उल्लिखित किया गया है। तो सती प्रथा के संबंध में जो सर्वप्रथम अभिलेख प्रमाण जो है वो गुप्त कालीन का है और सती प्रथा का महत्वपूर्ण साक्षी 510 ईस्वी का एरण शिलालेख है। एरण का जो शिलालेख है वो लगभग 510 ईस्वी का रहा है और इसी में सबसे पहले उल्लेख किया गया है किसका, सती प्रथा का, जिसमें गोपराज नामक सेनापति इनकी पत्नी के सती होने का वर्णन किया गया है। गोपराज नाम के सेनापति थे और उन्हीं की पत्नी जो है सती हो गई थी। तो इसका वर्णन इसमें किया गया किसमें, एरण शिलालेख में, जिससे ये क्लियर होता है
कि गुप्त काल में भी सती प्रथा प्रचलित थी। तो यह शिलालेख जो है एक स्मारक के रूप में स्थापित किया गया था। तो आप देखेंगे कि एरण शिलालेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख हमें लिखित प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गंगा का निम्न में से किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें हमें गंगा का वर्णन मिलता है? पहला है गंगाधर लेख, दूसरा भीतरी अभिलेख और तीसरा जूनागढ़ अभिलेख, चौथा है गढ़वाल अभिलेख। तो आप देखिए इनमें से कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें हमें यह मिलता है कि गंगा के बारे में कुछ उल्लिखित किया गया। तो भीतरी अभिलेख जो है, भीतरी अभिलेख में गंगा के बारे में उल्लिखित किया गया है। अब स्कंदगुप्त से संबंधित है ये। तो स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में जिस स्थान पर हूण युद्ध का वर्णन हुआ है, समझ रहे हैं आप, जिस स्थान पर हूण युद्ध का वर्णन हुआ, हूणों से युद्ध, अभी मैंने आपको बताया कि हूणों से इनका युद्ध हुआ था, स्कंदगुप्त से जो संबंधित जो बात रही है। तो इन्होंने क्या किया था, हूणों पर विजय प्राप्त किया था। तो जिस मतलब इसी भीतरी लेख में ही जो है हूणों का युद्ध का वर्णन किया गया है। उसके बाद इसमें जो है श्रोत्रेषु गांग ध्वनि, ये उसमें लिखा हुआ है, उल्लिखित है। और इसका मतलब ये होता है कि दोनों कानों से गंगा की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। इसका मतलब गंगा जी के बारे में उल्लेख सर्वप्रथम कहां किया गया है? भीतरी लेख, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्टि क्या है? विष्टि क्या है ये आपको बताना है। बेगार, भूमि, मापतौल इकाई, सैनिक टुकड़ी। तो आप देखेंगे कि विष्टि किसे कहा जाता था? प्राचीन भारत में जो है किसानों को अन्य कार्यों के अतिरिक्त कुछ काम बेकार में इनसे लिया जाता था, मतलब मुफ्त में, जिसका कोई इनको खर्च नहीं दिया जाता था ना, उसका जो है मतलब जो ये काम करते थे उसका कुछ पारिश्रमिक ही इनको नहीं मिलता था। तो वही जो व्यर्थ में जो काम इनसे करवा लिया, जो बेकार में, जिसे बेगार कहा जाता है, उसी को विष्टि कहा जाता था उस समय, अर्थात बेगार इससे संबंधित है। विष्टि का क्या अर्थ है? विष्टि क्या था या विष्टि का क्या मतलब है? तो विष्टि का मतलब है बेगार या बेकार में खटना या मुफ्त में खटना, जिसका कोई हिसाब किताब ना हो, जिसका कुछ मिलने वाला ना हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त नरेशों द्वारा ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? गुप्त राजा जो अपने शासन काल में खुश होकर ब्राह्मणों को जो जमीन दान कर दिया कर देते थे, जो भूमि दान कर दिया करते थे, उसे क्या कहा जाता था? आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो आप देखिए उसको क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। तो देखिए जो ऑप्शन है हमारा, अग्रहार है, दान भूमि है, सेवाग्राम है, चाचर भूमि है। इनमें से ऑप्शन नंबर ए अग्रहार, क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। किसे कहा जाता था? जो गुप्त नरेश ब्राह्मणों को भूमि दान करते थे या मंदिरों को, इसमें नहीं लिखा है फिलहाल, तो मंदिरों या ब्राह्मणों को जो भूमि वो दान कर देते थे उसे क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस अग्रहार में क्या था? जब राजा इनको दान करते थे तो इस पर वो कोई कर नहीं लेते थे, अर्थात ये भूमि जो है क्या होती थी? कर मुक्त होती थी और इन पर ब्राह्मणों का ही अधिकार होता था, इसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजंता की गुफाओं के बारे में किस सन में सर्वप्रथम पता चला? तो देखिए अजंता की गुफा के बारे में मनुष्य को जानकारी कब हुई, ये पूछा जा रहा है कि कब अजंता की गुफाओं के बारे में जानकारी सबसे पहले हमें कब हुई या कब पता चला इसके बारे में। तो अजंता के चट्टान को काटकर 29 गुफाएं बनाई गई थी और 1819 में मद्रास सेना के कुछ यूरोपीय सैनिकों ने इन गुफाओं को अचानक खोज लिया। मतलब वे क्या कर रहे थे? वे अपना कुछ उधर खोजबीन कर रहे थे। 1824 में जनरल सर जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रथम बार इसका विवरण प्रकाशित किया था और ये
किनको मिला या किसने इसकी खोज की? मद्रास सेना के कुछ यूरोपीय सैनिक थे, वो जो है अपना भ्रमण कर रहे थे और उनको अचानक ये गुफाएं दिखाई दी, तो उन्होंने इसकी खोजबीन की, जिससे पता चला कि ये तो प्राचीन काल की गुफाएं हैं, और फिर उसके बाद इसकी जानकारी अजंता गुफाओं के रूप में हुई। लेकिन कब हुई? 1819। तो इसमें 1819 नहीं है, ऑप्शन नंबर 1818 आप टिक करेंगे, 1818 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गुप्तकालीन सिक्कों का अक्षय भंडार निम्न में से किस स्थान से मिला? अक्षय भंडार मीन्स न खत्म होने वाला, मीन्स बहुत बड़ा भंडार, बड़ी ज्यादा मात्रा में सिक्के मिले होंगे। किस काल के? गुप्त काल के, गुप्तकालीन सिक्के। तो देखिए ऑप्शन दिया पाटलिपुत्र, बयाना, भड़ौच, नालंदा। ये भड़ौच नहीं, भड़ौच है। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन से संबंधित है। मीन्स गुप्तकालीन सिक्कों का जो सबसे बड़ा खजाना मिला है या सबसे ज्यादा सिक्के जहां से मिले हैं वो स्थान क्या है? पाटलिपुत्र, बयाना, भड़ौच, नालंदा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। कहां से मिले हैं? बयाना से। चलिए आगे हम देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों में सिक्कों में जो है क्या हुआ, लगभग 16 ढेर जो है अभी तक प्राप्त हो चुके हैं, और उनमें से बयाना से जो भरतपुर क्षेत्र में है, यहां से जो सिक्के मिले हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्षय नीवी क्या थी? अक्षय नीवी न्यास, श्रेणी समूह, बैंक, उधार पूंजी। अक्षय नीवी जो है ये एक न्यास संपत्ति होती थी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट ऑप्शन। न्यास संपत्ति ऐसी होती थी जिसमें लोग जो है अपना पैसा जमा किया करते थे श्रेणियों के पास, और ये जब पैसा ज्यादा जमा होता था तो इस पर श्रेणियों को ब्याज मिला करता था। लेकिन इस पर जो ब्याज होता था इसका, वो उन्हीं की श्रेणियों के इच्छानुसार क्या कर दिया जाता था, इसको धर्म कार्य में या पुण्य कार्य में खर्च कर दिया जाता था, पुण्य के काम में। तो कौटिल्य के जो है अर्थशास्त्र नामक की पुस्तक आपने जो सुना है, किसकी रचना है? अर्थशास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य आप कह सकते हैं, तो इनके जो है पुस्तक में इसका उल्लेख सबसे पहले मिला है, और इसका प्रथम अभिलेख प्रमाण जो मिला है वो कुषाण नरेश हुविस्क के समय में मिलता है। तो अक्षय नीवी क्या था? उस हिसाब से अक्षय नीवी न्यास संपत्ति थी, न्यास में जमा की गई पूंजी थी, न्यास के द्वारा जमा की गई पूंजी। ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विहार का खर्च निम्न में से किस प्रकार चलाया जाता था? मतलब नालंदा विहार जो था, ये नालंदा विश्वविद्यालय जो था, यहाँ जो खर्च आता था, जो बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे निःशुल्क, या जो यहाँ अध्यापक पढ़ाया करते थे, इनका खर्च कहां से चलता था, कहां से पैसा इनको मिलता था, ये इसमें पूछा जा रहा है। भूमि दान से, करादान से, ग्राम दान से, या भिक्षावृत्ति। ऐसा था कि स्टूडेंट जो है, छात्र जो है जाकर भिक्षा मांगा करते थे, उससे खर्च चलता था, या ग्राम दान, ग्राम के द्वारा दान, जो ग्राम दान में किए गए थे उनसे इसके लिए खर्च आता था, या कराधान से, या भूमि दान से। इस प्रकार से आपको ABCD जो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको चूज करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, ग्राम दान से। प्राचीन भारत में जो शिक्षा केंद्र रहा है, शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, ये बहुत ही जो है उल्लेखनीय, सर्वाधिक उल्लेखनीय, बहुत प्रसिद्ध है। तो बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील दूर पर आधुनिक बड़गांव नामक स्थान है, और वहां बड़गांव नामक जो गांव है उसी के समीप ये पहले स्थित था। क्या? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा बिहार। और सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। इसके जो संस्थापक रहे वो शक्रादित्य या कुमारगुप्त। इसके जो संस्थापक कुमारगुप्त के नाम से, मैंने बताया भी था आपको अभी पिछले क्वेश्चन में। तो इस शिक्षा संस्थान का जो खर्च आता था वो कहां से आता था? ग्राम दान से। मतलब क्या किया गया था, कुछ ग्राम जो है दान में कर दिया गया था, और उसी से जो कमाई होती थी वो इसमें खर्च किया जाता था यहाँ के स्टूडेंट के ऊपर, और यहाँ के मतलब जो भी यहाँ का खर्च आता था उन सबका खर्च उसी से लिया जाता था। हर्ष जिसके काल में नालंदा के जो है पूर्ण राजकीय संरक्षण मिला,
तो हर्ष का शासन जब रहा, हर्षवर्धन का, तो इसके शासनकाल में नालंदा को पूर्ण राजकीय संरक्षण मिला, मतलब पूरी तरह से राजा ने इसे संरक्षित किया। इस पर जो है इसके निर्वाह के लिए लगभग 100 गांव जो है दे दिए थे दान में, और वहीं से जो कमाई होती थी उसी से जो है पैसा यहाँ आता था। लेकिन क्या हुआ, ये नालंदा विश्वविद्यालय तो बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा है, लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया, इस विद्यालय को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, आग लगा दी और पूरी तरह से इसे खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, जबकि ये बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। तो ये भी आप याद रखेंगे कि इसको नष्ट किसने किया, बख्तियार खिलजी ने। किसने नष्ट किया, बख्तियार खिलजी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ईंटों से निर्मित गुप्त काल का मंदिर निम्न में से किस स्थान से मिला है। ईंटों से निर्मित मतलब जो ईंटों से बनाया गया हो। भूमरा, नागौर, कानपुर, तिगवा। तो भूमरा, नागौर, कानपुर, तिगवा, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें से कहां से ईंटों से निर्मित एक मंदिर आपको मिला है, किस काल का, गुप्त काल का। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी होगा, कानपुर से मिला है। लेकिन आप जरा ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भीतर गांव है, और भीतर गांव के मंदिर का निर्माण जो है ईंटों से किया गया है। एक दूसरा भी हमें साक्ष्य मिला है, इसका मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में सिरपुर नामक स्थान से ईंटों का एक निर्मित अन्य मंदिर प्राप्त होता है, जिसे लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है, और उसका सिर्फ गर्भगृह अवशिष्ट है। तो देखिए, अभी यहां जो ऑप्शन हमें दिया गया है उस हिसाब से कानपुर हमारा राइट ऑप्शन होगा। यहां क्या है, भीतर गांव में हमें एक ईंटों का मंदिर प्राप्त हुआ है जो गुप्त काल का है। तो चलिए आगे चलते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला मैंने बताया आपको, मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में जो मिला है हमें, वो भी बिल्कुल इसी मंदिर की तरह उसे भी बनाया गया है। तो जो वास्तु इसमें अपनाई गई है भीतर गांव वाले मंदिर में, वही वास्तु वहां भी अपनाई गई है, लक्ष्मण मंदिर में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चोल शासन काल में निम्न में से कौन सा धर्म सर्वाधिक प्रसिद्ध था। तो चोल शासन में कौन सा धर्म सर्वाधिक प्रसिद्ध था आपको बताना है। देखिए, चोल शासन में दोनों धर्म प्रसिद्ध थे। कौन कौन से दोनों, शैव तथा वैष्णव धर्म, दोनों का बोलबाला रहा था। लेकिन उनमें से शैव और दूसरा जो मैंने आपको बताया क्या, वैष्णव धर्म। तो शैव धर्म जो है ये ज्यादा प्रचलित था, ज्यादा प्रसिद्ध था तो दोनों, लेकिन उन दोनों में से शैव धर्म ज्यादा प्रचलित था। और शैव जो है ये नयनारों, और वैष्णव किनका था, अलवारों। तो नयनार जो संत थे उनका था, शैव धर्म वो अपनाते थे, और वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वो अलवार थे। और प्रचार प्रसार ये लोग किया करते थे, व्यापक आंदोलन इन्होंने चलाया इसके लिए, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन शैव धर्म जो है सर्वाधिक लोकप्रिय था। अब आपको याद रखना है कि शैव धर्म किससे संबंधित है, नयनारों। तो नयन आप समझिए कि शंकर भगवान के कितने नयन हैं, 3 नयन है, आपने सुना है। तो शैव मीन्स शिव, और नयन उन्हीं के पास एक अलग से नेत्र है। तो इस प्रकार से आप समझ लेंगे कि शैव से संबंधित नयनार रहे हैं, और वैष्णव धर्म से संबंधित कौन रहा है, अलवर। तो अलवर और आप नयनार को, इन दोनों को याद रखेंगे। दोनों ये संप्रदाय ऐसे हैं कि दोनों संप्रदाय के बारे में अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो इसमें क्या था, शैव धर्म में शिव की उपासना की जाती थी, इससे संबंधित गीत लिखे जाते थे, मंदिरों में इन्हें गाया जाता था, और इनका जो संकलन करता था, जो शिव से संबंधित, शैव धर्म से संबंधित जो गीत थे, इनका जो संकलन करता था उसे नाम भी अंडार कहा जाता था। क्या कहा जाता है, नाम भी अंडार जो थे, नाम भी अंडार, या कहीं कहीं पर नम भी मिला है, नम भी अंडार या नाम भी अंडार, इस तरह से नाम आपको मिलेगा। ये क्या थे, इनके गीतों के संकलन करता थे, शैव भक्ति गीतों के। तो देखेंगे हम, चोल प्रशासन काल में निम्न में से कौन सा धर्म सर्वाधिक प्रचलित था, शैव धर्म। ये तो दोनों, लेकिन उनमें से ज्यादा सर्वाधिक पूछा गया तो सबसे ज्यादा तो शैव धर्म था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, तंजौर के चोल राजवंश की स्थापना निम्न में से
किस शासक ने की थी? तंजौर के चोल राजवंश की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो चोल राजवंश की स्थापना की थी किसने? विजयालय ने। चाहे विजयालय या कहीं कहीं पर आपको मिलेगा विजयादित्य। तो इसको भी ध्यान रखना है कि चोल वंश का जो पहला शासक था, पहला राजा था, तो वो विजयादित्य या विजयालय हुआ, जिसने अपने बल का परिचय दिया। और पहले पल्लवों का ये सामंत था, समझ रहे हैं? पल्लवों का ये पहले क्या था? सामंत था। लेकिन बाद में जब इसका शासन हुआ, कैसे हुआ? उसने दक्षिण में बढ़कर तंजौर पर अपना अधिकार कर लिया और तंजौर के चोल राजवंश, तंजौर में जो है इसने क्या किया? चोल राजवंश की स्थापना की। तो तंजौर के जो चोल राजवंश की स्थापना की किसने की? विजयालय या विजयादित्य। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई निम्न में से क्या थी? तो देखिए, सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई की बात की जा रही है कि क्या थी? राज्य, मंडलम, कोट्टम, तनियूर। विजयनगर की जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी वो आपको बताना। तो विजयनगर का जो विशाल साम्राज्य था, इसके प्रशासन के लिए अनेक प्रांतों में इसे विभक्त किया गया था। और ये प्रांत जो है मंडल भी कहलाते थे। प्रांतों को ही मंडल कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों ने लेकिन मंडल को क्या कहा कि ये थोड़ा सा प्रांत से बड़ी इकाई थी। जैसे आज है तो कई जिलों को मिलाकर एक मंडल बना। तो ये समझिए कि उस समय क्या था? मंडल जो था, कुछ इतिहासकारों का मानना, मंडल या राज्य तो कहा गया, लेकिन इनको जो है प्रांत कहा गया, प्रांत या मंडल। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मंडल जो था वो थोड़ा सा प्रांत से या राज्य से बड़ी इकाई थी, जिसे कोट्टम या वलनाडु कहते थे। जिले जो थे, जिले वो कोट्टम या वलनाडु कहलाते थे। और जिले से बड़ी इकाई क्या थी? प्रांत थी। मतलब देखिए, मंडल या प्रांत, प्रांत या मंडल, चलिए, और फिर जो है इससे छोटी इकाई क्या थी? जिला, जिसे कोट्टम या वलनाडु कहा जाता था। तो वलनाडु लिख दे रहे हैं, वलनाडु या कोट्टम। अब इससे जो छोटी इकाई थी वो क्या था? वो था कोट्टम। अच्छा, वलनाडु कोट्टम से जो है छोटी इकाई हो जाएगी नाडु। क्या था? नाडु। और नाडु से जो छोटी इकाई थी, कई नाडुओं को मिलाकर जो है क्या बना था? मतलब वही है नाडु, जो आज के समय में जो क्या है, ताल्लुक या परगना, ये पहले क्या था? नाडु था। और नाडु, कई नाडुओं को मिलाकर क्या था? मेला ग्राम। सॉरी, मेला ग्रामों में, मेला ग्राम जो है इसकी छोटी इकाई है, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। तो मेला ग्राम जो था, कई मेला ग्रामों को मिलाकर नाडु बना था। क्योंकि मेला ग्राम क्या था? छोटी इकाई थी। तो कई मेला ग्रामों को मिलाकर नाडु बना था और नाडुओं को मिलाकर वलनाडु बना था, या कोट्टम। और वलनाडु जो है इससे बड़ी जो इकाई थी वो क्या थी? मंडल या प्रांत थी। तो आप देखेंगे मंडल राज्य जो था वो सबसे बड़ी इकाई थी, मंडल या प्रांत। और जिले जो है वो कोट्टम या वलनाडु कहलाते थे। कोट्टम को नाडुओं में विभाजित किया गया था, जिन्हें आज परगना या ताल्लुक कहा जाता है। और नाडुओं को मेला ग्रामों में विभाजित किया गया था, मतलब कई मेला ग्राम मिलकर नाडु का निर्माण करते थे। और प्रत्येक मेला ग्राम में लगभग 50-50 गांव या ग्राम हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? 50 ग्राम, गांव। और इन्हीं गांवों को उर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उर, जो सबसे छोटी इकाई थी। तो आप देखेंगे उर या ग्राम थे, इस प्रकार से आप नोट कर लेंगे। तो प्रांत या मंडल, फिर उससे छोटी इकाई वलनाडु, और वलनाडु से छोटी इकाई नाडु, नाडु से छोटी इकाई मेला ग्राम, मेला ग्राम से फिर छोटी इकाई ग्राम या उर। इस प्रकार से यह विभक्त था विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो हमारा ऑप्शन है इनमें से कौन सा होगा सबसे बड़ा? फिर
ऑप्शन नंबर बी मंडलम। तो आप देख गए, समझ गए कि क्या है सबसे बड़ा हमारा जो प्रशासनिक इकाई रही है किसकी, विजयनगर साम्राज्य की, वो क्या है, मंडलम। देखिए ये क्या है, वाक्य नवीस। वाकया नवीस, वाकया नवीस क्या था आपको बताना है। तो वाकया नवीस, वाकया मीन जैसे कोई बात हो, कोई घटना हो और उसके बारे में जो वर्णन लिखे। तो देखिए वाकया नवीस क्या था, ऑप्शन नंबर ए महत्वपूर्ण घटनाओं का गुप्त संवाददाता। गुप्त संवाददाता की कोई बात नहीं थी। जन संवाददाता, समाचारों एवं वृत्तांतों का लेखक, खुफिया रिपोर्ट तैयार करने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। समाचारों एवं वृत्तांतों को जो लिखता था उसको वाकया नवीस कहा जाता था। और कब, गुप्त काल में जागीरों का जो हस्तांतरण जो चलता था, आपका गुप्तकालीन शासन में जो बादशाह जो होते थे, बादशाह क्या किया करते थे कि सबसे जो है प्रमुख उनके लिए क्या होता था, बादशाह के बाद उनके पास सबसे प्रमुख जो व्यक्ति होता था वो होता था प्रधानमंत्री। और उसकी सहायता के लिए इन्होंने क्या किया था, अधिकारियों को नियुक्त किया था। और अधिकारियों में ये वाकया नवीस भी एक होता था। जैसे दीवाने खालसा, शाही भूमि की देखभाल करने वाला जो एक अधिकारी होता था। दीवाने तन, तन से आप याद करेंगे वेतन, तो वेतन और जागीरों की जो देखभाल करने वाला होता था उसको दीवाने तन कहा जाता था। मुस्तौफी का क्या काम था, मुस्तौफी का काम था आय और व्यय का निरीक्षण करना। और ऐसे ही वाकया नवीस जो होता था वो क्या करता था, सभी पत्र व्यवहार और घटनाओं का रिकॉर्ड करने वाला या रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति होता था। तो वाकया नवीस क्या था, समाचारों एवं वृत्तांतों का लेखक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पायवाकी। तो पायवाकी क्या था यह आपको बताना है। पायवाकी भी जो है गुप्त काल में, मुगल काल में पायवाकी जो है क्या कहलाता था, यह पूछा जा रहा है कि पायवाकी किसे कहा जाता था या पायवाकी किससे संबंधित था। तो जमींदारों और राजाओं द्वारा मुगल सम्राट को दी जाने वाली भेंट, मतलब जमींदार और राजा जो मुगल सम्राट को भेंट ले जाकर देते थे उसे कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी है वार्षिक कर वाली भूमि। ऐसी भूमि जिस पर वार्षिक कर लिया जाता था उसे पायवाकी कहा जाता था? नहीं, वह भूमि जिसकी मालगुजारी सरकारी खजानों में जमा कर दी जाती थी, मतलब जिसकी मालगुजारी जो है, जो टैक्स था वो सरकारी खजानों में जमा कर दिया जाता था समय से, उसे क्या कहा जाता था, पायवाकी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा कि वह भूमि। अब देखिए मुगल काल की बात है ये। मुगल काल में जागीरों का हस्तांतरण एक आम प्रक्रिया थी, मतलब जागीर जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ चली जाती थी। और क्या होता था ऐसे हस्तांतरण के समय, भूमि केंद्र की जो देख रेख होती थी वो देख रेख करने वाले को ही क्या कहा जाता था, पायवाकी कहा जाता था, या पायबाकी भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। इससे प्राप्त होने वाला जो राजस्व था वो केंद्रीय खजाने में जमा किया जाता था। तो जो जिस भूमि से मालगुजारी सरकारी खजाने में जमा कर दी जाती थी वही क्या कहलाता था, पायवाकी या पायबाकी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुझके जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई? तुझके जहांगीरी, देखिए पहला ऑप्शन इसमें तुका है, ये तुका नहीं बल्कि तुर्की होना चाहिए इस प्रकार से। और दूसरा ऑप्शन है फारसी, तीसरा अरबी, फिर चगताई तुर्की। देखिए चगताई तुर्की किससे संबंधित है, बाबर। बाबर जो है चगताई तुर्की वंश के थे, तुर्की वंश के किस, चगताई। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि बाबर जो है चगताई वंश के थे, या तुर्की तो थे ही तुर्की वंश के, लेकिन चगताई वंश से संबंधित थे। चलिए हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि फिर से देख लीजिए, थोड़ा ऊपर चला गया है। तुझुके जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई है? तुझुके जहांगीरी, तो देखिए तुझुके जहांगीरी जो थी वो जहांगीर ने स्वयं लिखा था, लेकिन कुछ सालों बाद, लगभग 17वें वर्ष में, जब अपने शासनकाल के 17वें वर्ष तक इन्होंने अपनी आत्मकथा अपने आप लिखी थी जिसको तुझके जहांगीरी कहा जाता है। लेकिन बाद में क्या हुआ
अच्छा, ये लिखी किस भाषा में गई है, पहले ये पूछा जा रहा था। फारसी भाषा में लिखी गई है। और इन्होंने, मुगल बादशाह थे जहांगीर, इन्होंने अपने शासनकाल में 17वें वर्ष तक अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा। बाद में क्या हुआ, उसके पश्चात ये काम इन्होंने दे दिया मोतमिद खां को। मतलब आगे जो लिखने का इनका काम हुआ इनके बारे में, या इनका जो आत्मकथा इनकी थी उसके बारे में जो लिखने का काम आगे का हुआ, लगभग 17 साल के बाद, इनके शासनकाल के 17 साल के बाद, वो हुआ मोतमिद खां के द्वारा। तो किस भाषा में लिखा गया? फारसी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इत्र का आविष्कार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। इत्र का आविष्कार किसने किया? अजमंद बानो ने, नूरजहां ने, मुमताज ने, मेहरुन्निसा ने। तो देखिए, इत्र का जो आविष्कार है वो किया नूरजहां की मां ने। ऑप्शन नंबर बी। यहां नूरजहां की मां का नाम नहीं दिया गया है, असमत बेगम, इसलिए जो है नूरजहां ने अपनी मां से ही सीखा था क्या? इत्र निकालना, कि कैसे इत्र प्राप्त करेंगे। तो लगभग 1611 से 1622 तक के शासनकाल में नूरजहां के समर्थक गुट का दबदबा रहा था, लेकिन फिलहाल उससे संबंधित यहां बात नहीं। यहां तो बात यह है कि इत्र का आविष्कार किसने किया। तो इत्र का जो आविष्कार हुआ वो नूरजहां की माता असमत बेगम ने किया, ये मैंने जो आपको बताया, लेकिन यहां आपको दिया नहीं गया है ऑप्शन में। तो उसकी जो प्रधान, ये इनकी नूरजहां की जो परामर्शदात्री थी, मतलब सबसे ज्यादा जिनको परामर्श देने का जो कार्य किया करती थी, वो इनकी मां थी। कौन थी? असमत बेगम। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले गुलाब के इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किया और उन्हीं के द्वारा नूरजहां ने इस प्रक्रिया को सीखा। तो अब जो है जो यहां आपको दिया गया है ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग नूरजहां को ही इत्र का आविष्कार करने वाला माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां किसे सुल्तान बनाना चाहती थी? देखिए, नूरजहां का भी मैं बता रहा था कि नूरजहां का जो है क्या था, वहां बोलबाला ज्यादा था। तो नूरजहां का जब बोलबाला ज्यादा था तो जाहिर सी बात है कि ये अपने आपसी को ही जो है बनाना चाहेंगी। तो नूरजहां किसे सुल्तान बनाना चाहती थी? जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, शाहजादा परवेज, शाहजादा खुसरो, शाहजादा शहरयार और शाहजादा मुअज्जम। तो ये शाहजादा शहरयार को बनाना चाहती। क्यों बनाना चाहती थी? क्योंकि इनकी पुत्री का विवाह इनके साथ हुआ था। मतलब इनके जो पहले जो पति थे उनकी पुत्री, मतलब पहले जो भी इनके पति रहे हों उनके द्वारा जो पुत्री इनको जो प्राप्त हुई थी, लाडली बेगम जिसका नाम था, उसका विवाह शहजादा शहरयार से हुआ था। और इसी कारण से नूरजहां जो थी वो ये चाहती थी कि शहजादा शहरयार को ही सुल्तान बनाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही क्रम में नहीं है? अब देखना है कौन सा इसमें सही क्रम में नहीं है। गोलकुंडा, कुतुबशाही, बरार, बरीद शाही, बीजापुर, आदिल शाही, अहमदनगर, निजाम शाही। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा इनमें से संबंधित नहीं। तो बहमनी साम्राज्य का विभाजन जो था 5 स्वतंत्र राज्यों में हुआ था, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर में। और इनसे जो संबंधित जो बातें थी, जैसे बरार में आपके फतहल्ला इमाद शाह ने क्या किया था, इमाद शाही वंश की स्थापना की थी। तो आप देखेंगे कि बरार किससे संबंधित है? इमाद शाही से। जबकि यहां बरार किससे संबंधित है? बरीद शाही। और बरीद शाही किससे संबंधित है? बरीद से। तो ये आप देख रहे हैं कि जो आपका ऑप्शन बी है बरार वाला, ये गड़बड़ है। बरीद में क्या हुआ? बरीद में अमीर अली बरीद ने बरीद शाही वंश की स्थापना की। तो बरीद शाही जो है संबंधित किससे होना चाहिए? बरीद से, जबकि यहां क्या लिखा है? बरार। और बरार किससे संबंधित है? बरार संबंधित है किससे? मैंने अभी ही तो बताया, इमाद शाही वंश से। जब भाई देखिए, इमाद शाह के द्वारा
जो वंश रहा वो इमाद शाही वंश कहलाया। तो इमाद शाही वंश बरार से संबंधित है, जबकि यहां बरीद शाही लिख दिया गया उसके सामने। तो यही आपका गलत है और सब सही है। आपका जो जैसे गोलकुंडा है वो भी ठीक है। गोलकुंडा में कुली शाह ने कुतुब शाही, कुली शाह थे, उन्होंने कुतुब शाही वंश की स्थापना की। और आपने बरीद शाही के बारे में देखा, किसने किया? अली बरीद ने, अमीर अली बरीद ने किया, तो फिर ये उन्हीं से बरीद शाही बना। अब बीजापुर का जो आदिल शाही बिल्कुल सही है, आदिल शाह ने किया। अब इसके बाद देखते हैं अहमदनगर के जो निजाम थे आपका मलिक अहमद ने, उन्होंने क्या किया? निजाम शाही वंश की स्थापना की। तो जो ऑप्शन इसमें गलत है वो है बरार वाला। तो बरार जो है बरीद शाही नहीं, बल्कि बरीद शाही वंश की स्थापना किसने की? बरीद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी मेल नहीं खा रहा है। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन मसूद शंकरगंज। तो आप देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो पहला हमारा ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब चिश्तिया शाखा की स्थापना का जो श्रेय है वो वैसे तो खुरासान निवासी अबू अब्दाल चिश्ती को है, परंतु भारत में इस शाखा की जो स्थापना हुई है, भारत की बात अगर की जाए तो भारत में जो इस संप्रदाय की स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई? ख्वाजा उस्मान हारून के शिष्य मोइनुद्दीन चिश्ती, मतलब इनके गुरु कौन थे? ख्वाजा उस्मान हारून थे। और किसने किया भारत में इस चिश्तिया या चिश्ती वंश की स्थापना? मोइनुद्दीन चिश्ती ने, चिश्ती संप्रदाय की। और इनका जन्म जो है लगभग 1143 ईस्वी में हुआ था और 1192 में ईरान में इनका जन्म हुआ था। और 1192 में भ्रमण करते करते ये भारत चले आए, लाहौर, दिल्ली आदि स्थानों से होकर अजमेर में इन्होंने क्या किया? अपनी खानकाह बनवाई और वहीं ये अपने मृत्यु के समय तक वहीं रहे। कुल मिलाकर वहां से कहीं और नहीं गए थे, अजमेर में ही रहे। तो ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज, इनका जो दूसरा नाम रहा है वो रहा है बाबा फरीद। इसको भी ध्यान रखिएगा, फरीदुद्दीन मसूद शंकरगंज या शकरगंज आपको कहीं कहीं मिलेगा। इनका दूसरा नाम है बाबा फरीद। और इनके जो शिष्य हैं वो हैं शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनके बारे में क्या वक्तव्य है? हुनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है किससे संबंधित है या किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने समुद्री मार्ग से यात्रा कर भारत में सूफी मत का प्रचार किया? समुद्री मार्ग से, यहां इसी बात को ध्यान रखना है कि सूफी मत का प्रचार तो किया ठीक है, लेकिन समुद्री मार्ग से यात्रा करके। तो ऑप्शन नंबर 1 है 10वीं सदी अल मंसूर में। ऑप्शन तो यही इसका सही है। 10वीं सदी में अल मंसूर ने क्या किया? समुद्री मार्ग से यात्रा करके सूफी मत का प्रचार किया। तो देखिए समुद्री मार्ग से, अब सूफी संप्रदाय जो है बहुत प्राचीन है, प्राचीन संप्रदाय है। भारत में उसका प्रवेश दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले ही हो गया था। अल मंसूर ने 10वीं शताब्दी में समुद्री मार्ग से यात्रा करके सूफी मत का जो है प्रचार किया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए 10वीं सदी अल मंसूर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निम्न में से किसके समय में भारत आए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो चिश्ती संप्रदाय के भारत में संस्थापक माने जाते हैं, ये किसके शासनकाल में भारत आए ऐसा पूछा जा रहा है।
तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, जो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं, ये 1192 में मोहम्मद गोरी, जिनका पूरा नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, उन्हीं की सेना के साथ भारत आए थे और अजमेर में उन्होंने क्या किया, चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। तो ये किसके साथ आए, मोहम्मद गोरी के साथ आए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग क्रिया को किस सूफी संप्रदाय ने अपनाया? तो देखिए जो ऑप्शन है, चिश्तिया, सुहरावर्दी, कादरी, सत्तारी। तो मध्यकालीन भारत में स्थापित जो विभिन्न सूफी संप्रदाय उस समय थे, सूफी संप्रदाय एक नहीं कई थे, उसमें चिश्ती सिलसिले ने भारतीय योग दर्शन को अपना लिया था। किसने? चिश्ती मीन्स चिश्तिया। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। और भारत का यह सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला भी है, चिश्ती या चिश्तिया। अगला क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद निम्न में से कहां स्थापित की गई? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहां स्थापित की गई? दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में, औरंगाबाद में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक था, उसने दिल्ली के राय पिथौरा के किले के निकट कुब्बत उल इस्लाम नाम की मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, कहीं 2.5 दिन या कहीं 2.5 दिन लिखा हुआ है, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो आप याद कर लेंगे इसको कि किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अक्सर जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन का खोपड़ा, ऐसे याद कर लो। कुतुबुद्दीन ने क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो दिल्ली की कुतुब मीनार को जो है इन्होंने निर्माण आरंभ करवाया। देखिए जो इनसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो यही है, क्या है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो था उसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो कुतुब मीनार थी, कुतुब मीनार जो है आज भी जो बनी हुई है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण आरंभ किया था, लेकिन पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराया और अलाउद्दीन खिलजी ने कुब्बत इस्लाम को विशाल स्वरूप प्रदान किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन ये जो आपका मस्जिद जो आप देख रहे हैं, कुब्बत उल इस्लाम नाम की जो मस्जिद है, ये कहां बनवाई गई? दिल्ली में। किसके द्वारा बनवाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम ही देख रहे, कुब्बत है ना, तो समझ लेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐसे समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, उलेमाओं के विरुद्ध प्रशासन की नीति निम्न में से किस उलेमाओं के विरुद्ध प्रशासन की नीति निम्न में से किस सुल्तान ने प्रारंभ की थी? मतलब उलेमा के विरुद्ध, जो उलेमा को नहीं मानते थे, कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक। तो चलिए देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो शासक था, यही पहला सुल्तान था दिल्ली का। अलाउद्दीन खिलजी का पहला, ये जो है दिल्ली का पहला सुल्तान था, ऐसा माना जाता है, जिसने धर्म किस हिसाब से? जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप करने नहीं दिया। मतलब जिसने क्या किया कि धर्म से कोई वास्ता ना रहे, किसका? राजनीति का। मतलब राजनीति और धर्म को अलग किया। जो धार्मिक लोग थे, जो धार्मिक नुमाइंदे थे, जो धर्म के प्रति, इस्लाम के प्रति जो चलाना चाहते थे, राजनीति करना चाहते थे, जो शासन चलाना चाहते थे, इनका तनिक भी उसने हस्तक्षेप पसंद नहीं किया। उसके शासनकाल में क्या हुआ? ना तो इस्लाम सिद्धांतों का उसने सहारा लिया और ना उलेमा वर्ग की सलाह उसने मानी, और ना ही खलीफा से उसने जो है सुल्तान पद की स्वीकृति लेना ठीक समझा। जबकि पहले क्या था? सुल्तान पद की स्वीकृति जो है खलीफा ही दिया करते थे, लेकिन उसने इन सब को किनारे कर दिया। मतलब धर्म से राजनीति को बिल्कुल अलग समझा।
इस प्रकार अलाउद्दीन जो था वो उलेमा वर्ग के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त रहा। उसने उलेमाओं के वर्ग को बिल्कुल अलग रखा और अपने प्रशासन को थोड़ा सा भी उससे प्रभावित नहीं होने दिया। ऐसा शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आज 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए और अब इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। निम्न में से किसने किसानों के ऊपर से अधिकाधिक कष्टकारी कर हटा लिया था? मतलब किसानों के ऊपर जो कर लगाए गए थे उनमें से अधिकांश जो कष्टकारी कर थे जिसको किसान बेचारे दे नहीं पाते थे और बहुत परेशान होते थे जिसके पीछे, ऐसे में से अधिकांश करों को किसने हटाया? इन 4 ऑप्शनों में से आपको चूज करके आंसर में आपको बताना है कि किसने हटाया। पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, अकबर, फिरोज तुगलक या शेरशाह अली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मैंने लगभग जो भी यहाँ क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए आप यदि इन प्रश्नों को ध्यान देकर अगर सुन लेते हैं और इसे कुछ भी इसका आंसर माइंड में अगर रहेगा तो आप कभी भी परीक्षा में गलती नहीं करेंगे और आप निश्चित ही सफल होंगे। तो मैं ये कहूंगा कि इन प्रश्नों को आप धीरे धीरे करके एक एक करके आप कहीं नोट कर लें या याद कर लें, जिससे क्या हो कि आप परीक्षा में जब बैठे तो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि मैंने इसे पढ़ा था, इसका ये ऑप्शन है। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि हाँ बस इतिहास से संबंधित प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चन आपने देखा अभी या इस सीरीज में जो भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं आपको डेली का डेली जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये सबके सब कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं। इसलिए जो है ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।